राधे राधे। हेलो एवरीवन, प्लीज़ एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जब भी मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। अमेरा बिना भाव के ऋषभ और आकर्षित को देख रही थी, क्योंकि वे दोनों अभी भी जमीन पर बैठे हुए थे। आकर्षित ने अभी भी ऋषभ के कॉलर को पकड़ा हुआ था। आकर्षित की आंखों में ऐसे भाव थे जैसे वे अभी और इसी वक्त ऋषभ को जान से मार डालेगा। ऋषभ थोड़ा सा डरा हुआ था, मगर अगले ही पल उसने अपने डर को काबू में कर लिया। ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वह अपने कॉलर को सही करते हुए आकर्षित को इग्नोर कर अमायरा से दोबारा गिड़गिड़ाते हुए बोला, अमायरा, उस आदमी पर ध्यान मत दो, मुझ पर ध्यान दो। मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम भूल गई? तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मगर इस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें अलग करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये आदमी है। इसकी ही बुरी नज़र तुम्हारे ऊपर थी। वह तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था और तुमसे प्यार कर बैठा। इसने मुझे कहा था कि यह तुम्हें मुझसे छीन लेगा, और देखो इसने मुझे छीन लिया। इसलिए तो मुझसे पहले ही तुम्हें ढूंढ लिया। जरूर इसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, तुम्हें भड़काया होगा। बताओ अमायरा, इसमें क्या कहा इसने मेरे बारे में? तुम इसकी कोई भी बात पर विश्वास मत करना। इसने जो भी कहा है झूठ कहा है। इतना कहते हुए फिर से अमायरा के हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर अमायरा 2 कदम पीछे हो जाती है। ऋषभ फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तो इस बार अमायरा उसे हाथ दिखाते हुए गुस्से में बोली, मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, और मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो? और तुमने क्या कहा? ये चारों तुम्हारे मेरे बच्चे हैं? तो चलो एक डीएनए टेस्ट करते हैं, फिर सब साबित हो जाएगा कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट में चाहे ना हो, मैं ये 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि तुम मेरे बच्चों के फादर नहीं हो, क्योंकि इनमें से किसी की भी शक्ल मुझसे नहीं मिलती। तो जरूर ये अपने डैड से गए होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं दिखता। ऋषभ दांत पीसते लेता है, फिर आगे बढ़ते हुए बोला, अमायरा, तुम ये क्या कह रही हो? तभी अमायरा उसकी बात को काटते हुए घूर कर बोली, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम्हें मेरे परिवार के बारे में भी ज़रूर पता होगा। तो कहाँ है मेरा परिवार? तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आते? अगर मेरी फैमिली यहाँ पर आ जाती तो मुझे लगता कि सच जरूर सामने आ जाएगा। तो एक काम करो, पहले जाकर मेरी फैमिली को लेकर आओ, और दोबारा मुझे अपनी पत्नी मत कहना तब तक, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ पता चल रहा है तुम झूठ कह रहे हो। तुम्हारी आंखों की पुतलियां बार बार इधर उधर हो रही हैं, और मुझे देखते ही तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी घबराहट दिख रही है। तुम थोड़े से नर्वस लग रहे हो। अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो ऐसा कभी नहीं होता। नर्वस होने की बजाय तुम इस वक्त खुश होते। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर होता। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर है, मेरे चारों बच्चों पर नहीं। अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो तुम मेरे अलावा चारों बच्चों पर भी ध्यान देते, उन्हें गले लगाते, पर ऐसा लग नहीं रहा जैसे उनकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मिस्टर ऋषभ, मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना। मेरी याददाश्त चली गई है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। और मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल मत समझना जो कोने में बैठकर आंसू बहाए, और अगर तुमने मेरे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती की तो मैं तुम्हें आंसू बहाने पर मजबूर कर सकती हूँ। अमायरा ने यह सब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और रूड होकर कहा था। उसके हर एक शब्द में ऋषभ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया हो। वह अपनी जगह पर जम गया। वही दृष्टि मुस्कुराते हुए अमायरा को देख रही थी। वह ऋषभ थी कि अमायरा ने ऐसे ही ऋषभ की बातों पर यकीन नहीं किया। वही आकर्षित के भाव कुछ अलग ही थे। आकर्षित अपनी गहरी आंखों से अमायरा को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अमायरा क्या कह रही है वह उसे सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि वह तो अमायरा से गुस्से भरे चेहरे को देख रहा था। फिर वह सेटिस्फाइड होकर अपने सिर को हल्के से हिलाता है। ऋषभ अभी भी पत्थर की तरह अपनी जगह पर खड़ा था, पर मन ही मन वह गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। उसने अपने मन में कहा, कितना घमंड है इस लड़की को खुद पर।
पता नहीं खुद को क्या समझती है, लेकिन मैं भी इसकी याददाश्त जानने का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। अगर मैंने इसके घमंड को नहीं तोड़ा, इससे अपने पैरों के नीचे ना रौंदा, तो मेरा नाम भी ऋषभ नहीं। अमायरा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की भी नहीं हो सकती। इतना कहते ही उसने आंखों से झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिया। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, तुम मुझे हस्बैंड मानने को तैयार नहीं हो अमायरा। मैं इंतज़ार करूँगा कि कब तुम्हारी याददाश्त वापस आए, लेकिन तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा। मुझे यकीन है एक न एक दिन तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, तब तुम मुझे पहचान लोगे। पर प्लीज़ तब तक इस आदमी से दूर रहना। वह बहुत बुरा है। इसकी गंदी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर थी। यह बस तुम्हारे साथ सोना चाहता है। उसके बाद यह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। हो सकता है कि तुम्हें कहीं बेच भी दे। ऋषभ ने ऊपर से नीचे तक आकर्षित को देखा, जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वह अभी भी अमायरा को ऊपर से नीचे तक ही देख रहा था। यह देखकर ऋषभ जल्दी से उसकी तरफ इशारा करते हुए अमायरा से बोला, देखो देखो, ये तुम्हें अभी भी कैसे देख रहा है। इसके इरादे बुरे हैं। अमायरा, सही और गलत का फर्क करना सीखो। पर मैंने तुम्हें अपने प्यार में इतना बिगाड़ दिया है कि तुम्हें यह सब कभी सिखाया ही नहीं। अमायरा उसका भाषण सुनकर बोर हो गई थी। उसके सर में दर्द हो गया था। उसने मुंह मलाते हुए ऋषभ के शर्ट को एक कोना पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, स्वीटहार्ट, मेरे साथ चलो। मैं कुपचे में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अमायरा बहुत ही प्यार से इस वक्त ऋषभ को देख रही थी। हर कोई उसके इस रिएक्शन से हैरान था। वहीं ऋषभ के तो मन में लड्डू फूटने लगे। उसने देखा कि आकर्षित की मुट्ठी कस गई, तो वो मुस्कुराते हुए अमायरा से बोला, ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए तो आया हूँ। अमायरा हल्का सा शर्मा कर बोली, तो चलो ना जल्दी, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। इतना कहकर वह ऋषभ को शर्ट का कोना पकड़कर विला के बाहर आ जाती है। आकर्षित को देखकर पता नहीं चल रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके आसपास का टेम्परेचर जरूर बढ़ गया था। वहीं बाहर अमायरा ऋषभ को ऐसे छोड़ देती है जैसे ऋषभ कोई कोरोना वायरस हो। ऋषभ उसके इस रिएक्शन से हैरान होते बोला, बीबी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी? फिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? अमायरा आसपास देखती है। उसे कुछ पत्थर दिखते हैं। वह उन्हें उठाकर सीधे ऋषभ पर फेंक देती है। ऋषभ जल्दी से अपनी जगह से हट जाता है और चिल्लाते बोला, क्या कर रही हो अमायरा? वही पत्थर उठाकर उसके सिर पर निशाना लगाते हुए अमायरा गुस्से से बोली, अपने इस गंदे मुंह से मुझे बेबी कहना बंद करो। तुम्हारे जैसे लड़के बहुत देखे हैं। कोपची का नाम लेते ही कैसे खुश हो गए थे। दोबारा अपनी यह बदसूरत शक्ल मेरे पास मत लेके आना। यह कहने ही तुम मेरे हस्बैंड हो? हाँ, ये कहने की भले ही मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर मैं तुम्हें कभी भी अपना हस्बैंड नहीं मानूंगी। ऋषभ बहुत ही मुश्किल से उन पत्थरों से बच रहा था। अमायरा लगातार उसे मार रही थी। ऋषभ अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन वहां से भागने लगा। ये देखकर अमायरा अपने हाथ झाड़ते हुए गुस्से में चिल्लाई, अगर दोबारा अपनी शक्ल मुझे दिखाई तो मुंह तोड़ दूंगी, समझे? बड़े आए मेरे हस्बैंड बनने वाले। हाँ। वह गुस्से से अपने हाथ को देखती है जिसमें अभी भी मिट्टी लगी थी। फिर वो विला के अंदर आ जाती है। उसने दरवाजे को अच्छे से अंदर से बंद कर दिया था। फिर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए स्लीपर वहीं फेंकते हुए बड़बड़ाई, मेरी जैसी खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि लाट पकने लगती है लोगों की। इन्हें लगता है सब कुछ इनकी मम्मी डैडी की प्रॉपर्टी है। दृष्टि सोफे पर बैठी थी। उसने हंसते पूछा, कोपचे में जाकर उसके साथ क्या किया तुमने? अमायरा मुंह बनाकर बोली, उसका मुंह तोड़ दिया। मन तो कर रहा था कि उसके 32 के 32 दांत तोड़ दूं, पर भाग गया डर कर। इतना कहती उसकी नज़र आकर्षित पर पड़ी, जो अभी तक उसे देख रहा था। लेकिन जैसे ही अमायरा ने उसकी तरफ देखा, वह दूसरी तरफ देखने लगा। अमायरा जल्दी से आकर्षित के पास आई और अपने गंदे हाथों को उसके कपड़ों से पोंछते हुए बोली, अच्छा सुनो ना, वह मेरा हस्बैंड नहीं है, इसलिए मुझसे दूर मत भागना। इतना कहकर वह आकर्षित को अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कुछ देर पहले उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। दृष्टि एक गहरी सांस लेकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वह अमायरा को समझ नहीं पाती थी। त्राश, जो अभी तक सो रहा था, अचानक अपनी आंखें खोल लेता है। वह अपनी आंखों को मसलते हुए आसपास देखने लगा। सबसे पहले उसे सोते हुए अंश दिखा, फिर कृष और तक्ष जो टेबल के सहारे
खड़े होकर उस पर रखे सूप को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर बार बार वो दोनों गिर जा रहे थे। त्रांश अपनी आंखें मसलते हुए सिर ऊपर करके देखता है। उसे अमायरा और आकर्षित नजर आते हैं। आकर्षित को देखते ही त्रांश की आंखों में एक चमक आ जाती है। वह बहुत ही ज्यादा खुश नजर आने लगता है। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह बीमार है। वह उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है, मगर आकर्षित उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यह देखकर त्रांश बैठने की कोशिश करता है, मगर वह बैठ नहीं पा रहा था। बाकी बच्चों के मुकाबले वह ठीक से पैरों से बल चल भी नहीं पाता, पर थोड़ा थोड़ा चल लेता है। वह बहुत ही मेहनत करके आकर्षित के पैरों के पास रेंगते हुए पहुंच जाता है। फिर उसके पैरों को पकड़कर खड़े होने की कोशिश करते हुए बोला, डैडी। उसकी आवाज इस बार भी धीमी थी, मगर इस बार अमायरा और आकर्षित दोनों के उसके मुंह से डैडी सुना था। त्रांश की नीली आंखों से इस वक्त एक चमक थी। उसकी नीली आंखें आकर्षित की नीली आंखों से टकराएं। त्रांश आकर्षित के पैरों को कसकर पकड़ लेता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे सो गया हो। यह देखकर अमायरा जल्दी से झुककर उसे गोद में उठा लेती है और खुश होकर बोली, देखो मेरा बेटा तुम्हें कितना पसंद करता है। वह कभी भी मुझसे बात नहीं करता, यहाँ तक कि वह कभी भी किसी के साथ खेलता भी नहीं है, पर तुम्हें देखते ही डैडी बोल रहा है। डॉक्टर ने भी कहा था भले ही ये कमजोर है, मगर उसका दिमाग काफी तेज हो सकता है। एक मिनट, कहीं तुम सच में इसके डैडी तो नहीं हो? देखो तुम्हारी आंखें भी नीली हैं और इसकी भी नीली हैं। क्या तुम जानबूझकर अपनी पहचान मुझसे छुपा तो नहीं रहे हो? तुम्हारा असली नाम आकर्षित है या फिर कुछ और? यह शक भरी निगाहों से आकर्षित को देखने लगी है। आकर्षित की आंखों में कोई सारे रहस्य थे। वह अमायरा को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा तो अमायरा ने उसका हाथ पकड़ कहा, अब मुझे जरूर ऐसे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे हो तंश? एक पल के लिए आकर्षित अपनी जगह से रुक जाता है। तंश नाम उसके कानों में गूंजने लगता है, जिससे वह आदमी मुट्ठी बंद कर लेता है। वह गुस्से में बोला, आई एम नॉट तंश, आई एम आकर्षित। इतना कहते हुए गुस्से से वहां से चला जाता है। अमायरा खुद भी हैरान थी। वह कंफ्यूज होकर सोचने लगी, तंश कौन है और मैंने उसका नाम क्यों लिया? मैं किसी तंश के नाम के इंसान को नहीं जानती। अमायरा बच्चों के पास गद्दे पर बैठ गई और अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगी कि आखिर यह तंश नाम का इंसान कौन है। बहुत ज्यादा सोचने के कारण उसके सिर में दर्द होने लगा और वह अपने सर को पकड़कर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी, कौन है ये तंश? और इसका नाम बिल्कुल त्रांश से मैच कर रहा है। अंश जो अभी तक सो रहा था अचानक अपनी आंखें खोल लेता है और आसपास दिखने लगता है। अमायरा ने उसके इस रिएक्शन को ध्यान नहीं दिया था, मगर अंश आसपास दिखने लगा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो रोने लगा। नेक्स्ट, रात के 9 बज चुके थे। अमायरा और दृष्टि ने डिनर खत्म कर लिया था। इस वक्त दृष्टि स्टडी रूम में एक मीटिंग अटेंड कर रही थी। तभी कोई डोर नॉक करता है और दृष्टि कहती है, कम इन। अमायरा जल्दी से डोर खोल के अंदर आती है। उसके गोद में इस वक्त अंश था। अमायरा को इस समय अपने स्टडी रूम में देखकर दृष्टि के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। उसने अमायरा के लिए एक चेयर निकाली और बैठाने के इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ? अमायरा अंश को लेकर गोद में बैठ जाती है। उसके बाद उसे सीरियस होकर कहा, क्या तुम्हें पता है तारा कहाँ है? हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने तीनों बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी थी, पर जब से मैं वापस आई हूँ मुझे वह कहीं भी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट मैंने कई लोगों से उसे ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कहाँ है। यह सुनकर दृष्टि के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाते हैं। उसने अपने फोन को उठाते हुए कहा, एक मिनट रुको, मैं ट्राई करती हूँ। उसने किसी को कॉल किया। एक ही रिंग में किसी ने कॉल रिसीव किया तो दृष्टि ऑर्डर देते हुए बोली, पता करो तारा कहाँ है। इतना कहकर वह कॉल कट कर देती है। फिर अंश के बालों को सहलाते हुए अमायरा से बोली, तुम्हें क्या लगता है वह ऋषभ कौन हो सकता है? अमायरा चुप हो जाती है। वह ऋषभ के बारे में सोचते हुए बोली, मुझे नहीं लगता वह मेरा हस्बैंड है। लेकिन इतना कहते हुए शांत हो जाती है, मगर उसके चेहरे पर हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। अमायरा अपने होठों को दबा रही थी।
दृष्टि उसके हाथ पर हाथ रख उसे आगे बोलने के लिए कहती है तो अमारा अंश के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोली, लेकिन आकर्षित मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगता है। अगर अंश का चेहरा देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता वह आकर्षित जैसा दिखता है? और त्रांश की आंखें भी बिल्कुल आकर्षित जैसी हैं। जब भी मैं त्रांश को आंखें देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे हिप्नोटाइज कर रहा हो, और ऐसे बिल्कुल आकर्षित की साथ भी मुझे लगता है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम आकर्षित के बारे में पता करो। दृष्टि की यह चीज अमारा से कहा दृष्टि भी यही चीज अमारा से कहना चाहती थी, पर वह और अमारा दोनों ही अंश के चेहरे को देख रहे थे और अंश टेबल पर चढ़कर लैपटॉप के साथ खेल रहा था। उसे लैपटॉप पर उंगलियां चलाने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद वह लैपटॉप के एक कोने का अपने मुंह के अंदर डालकर काटने की कोशिश करने लगा। अमारा उसे डांटते बोली, अंश शैतानी मत करो। वह जल्दी से उसे लैपटॉप से दूर करती है तो अंश फिर से लैपटॉप की तरफ कूदने लगता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर लैपटॉप पर कूद रहा था। अमारा के लिए उसे रोकना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वह उसे लेकर खड़ी हो गई। फिर उसने गालों को दबाते हुए दृष्टि से बोली, तुम आकर्षित के बारे में पता करो। जरूर वह मुझे पहले से जानता है। उसकी आंखें बहुत जानी पहचानी लगती है मुझे। इतना कहते ही वह अंश को लेकर चली गई, क्योंकि वह बार बार लैपटॉप को कूदने की कोशिश कर रहा था। रूम से बाहर आते वह कूदते हुए अंश से बोली, क्या कर रहे हो तुम? और मेरी याददाश्त गई है, तुम लोगों की तो नहीं गई। तुम लोगों को तो याद होना चाहिए कि हम लोग कौन हैं और तुम्हारे डैडी कौन है। बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी कौन है? अंश अपने सर को हिला देता है तो अमारा हंसते हुए बोली, तो चलो नाम बताओ मुझे कौन है। अंश खुश होकर बोला, डैडी। अमारा का मुंह बन गया। वह जब रूम में आती है तो उसने देखा तीनों बच्चे सो रहे थे। वह जाग चुके थे और पूरे रूम में कबाड़ा बना दिया था। त्रांश हमेशा की तरह आराम से लेटा था, मगर क्रिश अपने मिल्क की बोतल खत्म करने के बाद जबरदस्ती तक्ष की बोतल को छीनकर पी रहा था। अमारा को देखते ही तक्ष रोते हुए क्रिश की तरफ इशारा करते बोला, मम कच्छ। अमारा अंश को बेड पर बैठा देती है। फिर क्रिश को दोनों कानों को पकड़ते बोली, तुम फिर से शैतानी करने लगे। कहा था ना अपने भाइयों को परेशान मत करना। जल्दी से उसे उसका मिल्क वापस करो। क्रिश इतना चालाक था, वह जल्दी जल्दी सारा मिल्क पीने लगता है। हमारा बोतल लेने की कोशिश करती है, पर वह अपने दांतों में कसकर उस बोतल को दबा लेता है। क्रिश जोर से चिल्लाने लगता है तो हमारा तुरंत बोतल को छोड़कर अंश की बोतल को उठा लेती है जिसमें मिल्क था। वह उसे तक्ष को देते हुए बोली, बेबी तुम इसे पी लो। तक्ष गुस्से से मुंह फुला लेता है और अपनी बोतल की तरफ इशारा करता है जिसे क्रिश पी रहा था। अमारा उस बोतल को क्रिश को देते बोली, क्रिश तुम ये ले लो और उसे तक्ष को वापस दो। मगर क्रिश नहीं देता। वह बेड के कोने में जाकर बैठ गया और पीने लगा। अमारा परेशान हो गई थी। वह तक्ष की तरफ देखती है तो तक्ष पेट के बल लेट गया और चादर को खींचते अपने सर पर रखते हुए रोने लगा ताकि कोई उसे देख ना पाए। तक्ष! क्रिश को लगा हमारा बस उसे डांटने वाली है तो वह बोतल को वहीं पर फेंक कर पेट के बल लेट गया और अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपने चेहरों में छुपाते हुए रोने लगा। त्रांश और अंश एक दूसरे को देखते हैं, फिर वे दोनों सबको इग्नोर करके आंखें बंद करके सो गए। हमारा कभी क्रिश को संभालती कभी तक्ष को, पर दोनों को एक ही बोतल से मिल्क चाहिए था, वह भी एक ही समय पर। हमारा अब दोनों को डांटते बोली, चुपचाप सो जाओ, तुम दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। इतना कहकर वह मिल्क की बोतल को उठाकर टेबल पर रख देती है। दोनों को अलग अलग सुला देती है क्योंकि दोनों अब लड़ने लगे थे। मगर क्रिश अपने बगल में लेटे अंश के बालों को नोचने लगा। अंश गुस्से से उसके सर पर मार देता है और क्रिश रोने लगा, पर पैरों के बल चलते हुए किनारे लेटी अमारा के ऊपर चढ़ गया। अमारा गहरी सांस लेते हुए अपने ऊपर लेटा कर सुलाने लगी। क्रिश और तक्ष दोनों सो गए थे। अंश और त्रांश जाग रहे थे मगर चुपचाप लेटे थे। अमारा की नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उठकर विंडो साइड आ जाती है। तभी उसके नजर सामने वाले घर पर पड़ी। आकर्षित भी इस वक्त विंडो के पास खड़ा था। वह सिगरेट पी रहा था। आसपास धुआं फैला हुआ था जिसका अमारा को उसका धुंधला धुंधला चेहरा ही नजर आ रहा था। तभी आकर्षित को महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है, तो वह अपने होठों से सिगरेट निकालकर सामने की तरफ देखा
तो उसकी नजर अमायरा से टकराई। दोनों लगातार बस एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे, जैसे उन्हें पूरी दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। वक्त जैसे थम सा गया था। तभी अमायरा को तक्ष के रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो वो होश में आई। अमायरा भागते हुए अंदर गई तो उसने देखा कृष उठ गया है और उसने सोते हुए तक्ष को गालों से नोच लिया है, जिस कारण सोया तक्ष जाग कर रोने लगा। अमायरा अपने कमर पर हाथ रख लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अपने इस कृष्ण नाम के शैतान बच्चे का क्या करे जो अपने सोते हुए सभी भाइयों को जगा देता था। अमायरा हताश होकर बैठ जाती है। वही आकर्षित काफी देर तक अमायरा के रूम की तरफ देख रहा था। उसके बाद उसने रूम में आकर बैठ जाता है। सामने उसका लैपटॉप ओपन था। उस लैपटॉप की स्क्रीन पर बड़ी सी अमायरा की तस्वीर थी, जिसमें अमायरा मुस्कुराते हुए एक पेड़ को पकड़कर खड़ी थी। आकर्षित काफी देर तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर स्क्रीन को अपने हाथों को फेरता हुआ रूड होकर बोला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, पर दूर भी नहीं जाने दूंगा। इतना कहते वह एक झटके से लैपटॉप बंद करके लेट गया। उसकी आंखें बंद कर ली, मगर फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह ऋषभ इस वक्त एक कैफे में बैठा हुआ था। उसने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वह बार बार टाइम को देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। ठीक उसी वक्त उसे सोफे कैफे के अंदर कोई आता हुआ दिखाई दिया तो वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुस्कुराते बोला, मैं आपका इंतजार कर रहा था मिसेस जिंदल। मिसेस जिंदल ऊपर से नीचे तक ऋषभ को देखती हैं। वह ऋषभ को जानती थी। मिसेस जिंदल उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती हैं और कंफ्यूज होकर पूछती हैं, तुमने मुझे क्यों बुलाया? और अभी किसी भी आर्मी ऑफिसर का कैंप से बाहर जाना मना है। मैंने ये हर्ष के मुंह से सुना था। मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल, वह मिसेस जिंदल के सबसे बड़ा बेटा है और तंश का सबसे बड़ा भाई था। ऋषभ अपने सामने रखी कॉफी को उठाकर पीते हुए मुस्कुराकर बोला, आंटी, मैं बहुत जरूरी बात आपको बताने आया। मिसेस जिंदल कंफ्यूज होकर बोली, क्या? तो ऋषभ जवाब देते हुए बोला, क्या आपको पता है आपका सबसे छोटे बेटा तंश कहाँ है इस वक्त? यह सुनकर मिसेस जिंदल थोड़ी परेशान हो जाती है, फिर निराश होकर बोली, पता नहीं, जब से अमायरा गई है उसका कुछ पता नहीं चलता है, वह कहाँ जाता है कहाँ नहीं। ऋषभ उन्हें बीच में रोकते बोला, वह कहीं और नहीं, अमायरा के पास गया है। यह सुनते मिसेस जिंदल शॉक हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। वह हकलाते हुए बोली, लेकिन क्या अमायरा चली नहीं गई? उसके मेरे बेटे को छोड़ दिया था ना। मेरा बेटा तंश उसके कितना प्यार करता था। उसके जाने के बाद मुझे आज भी याद है कैसे उसने खुद को 4 दीवारी बंद कर लिया था। वह किसी को देखना तक नहीं चाहता था। जिंदा लाश बन गया था मेरा तंश। जो तो क्यों वह लड़की के पास गया है, उस लड़की के पास, कहकर वह गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेती है, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अमायरा और तंश साथ रहें। उनके गुस्से को देखकर ऋषभ मन ही मन मुस्कुराया, मगर फिर फिक्र भरी आवाज में बोला, वही तो मैं आपको बताने आया हूँ। आपसे यही तो मैं कह रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं तंश को समझाइए। उसने तो अपना नाम तक बदल दिया है। क्या आप यकीन करेंगी, वह हर वक्त अमायरा के आगे पीछे घूमता कर रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर से वही सब होगा जो पहले हुआ था। अमायरा तंश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मिसेस जिंदल महीने पहले की बात सोचने लगी। धीरे धीरे वे याद करने के दिमाग पर हावी हो जाती है और उनकी आंखें भर आती हैं। ऋषभ उन्हें और भी ज्यादा भड़काते हुए बोला, आंटी, अभी भी वक्त है, तंश को वापस ले आइए। और मैंने सुना है अमायरा की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वह तंश को नहीं पहचानती। यह सबसे अच्छा मौका है तंश को उससे अलग करने का। अमायरा की याददाश्त चली गई। यह सुनकर मिसेस जिंदल और भी ज्यादा हैरान थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे थे। उनकी आंखों के सामने तंश का चेहरा आता है जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर उनकी आंखों में एक अनजाना सा दर्द था। फिर वो अमायरा को याद करती है। वह काफी ज्यादा उलझन में थी और वह क्या करे, पर कुछ सोचते हुए वह अचानक खड़ी होकर बोली, ठीक है, मुझे तंश से मिलना है। कहाँ है वह? ऋषभ जल्दी से खड़े होकर बोला,
ठीक है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। इतना कहते ही वह मिसेस जिंदल को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा इस वक्त आकर्षित को विला के बाहर खड़ी होकर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक कटोरी थी। वह अपने नाखूनों को चबाते बोली, अब तक तो वह उठ गया होगा और उसने एक्सरसाइज भी कर ली होगी। जरूर वह हॉल में बैठा होगा और वहीं दरवाजा खोलेगा। लेकिन अगर उस लंगूर निशांत ने दरवाजा खोला तो? सोचते हुए हमारा मुंह बन जाता है। फिर आसपास देखते हुए जल्दी से विला के डोर बेल को बजाती है। वह काफी ज्यादा खुश थी। इसी वक्त डोर ओपन हुआ। हमारा सामने खड़े इंसान का चेहरा देखकर और भी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि आकर्षित ने ही खोला था। आकर्षित की नजर जैसी अमायरा पे पड़ती है, वह उसे ऊपर से नीचे तक घूमने लगता है, मगर अमायरा ने कुछ नहीं कहा तो वह डोर को उसके मुंह पर बंद करने वाला था। यह देखकर अमायरा जल्दी से दरवाजे को खोलते हुए अंदर आ गई। फिर वह मुंह बनाकर बोली, कई मेहमान को इस तरीके से स्वागत करता है क्या? फिर वह अपने हाथों में पकड़ी कटोरी को आकर्षित कर तरफ करते हुए बोली, मुझे इसमें थोड़ी सी चीनी चाहिए, क्या तुम्हारे घर में मिलेगी? आकर्षित उसे घूरते हुए डायरेक्ट मना करते हुए बोला, नो एंड गेट आउट। अमर उसके रूड बिहेवियर से नाराज हुई, बल्कि आकर्षित के आसपास घूमते हुए अपने पंजे के बल खड़ी हो गई। फिर उसने एक हाथ में उसके गालों को खींचते हुए बोली, तुम बहुत ही स्वीट हो, गुस्सा करते हुए भी कितने क्यूट लगते हो। इतना कहकर वह डाइनिंग टेबल के पास चली जाती है। निशांत उसे घूरते हुए नाश्ता लगा रहा था। अमायरा को देखते ही उसका भी मुंह बन गया था, मगर अमायरा उसे इग्नोर करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। फिर उसे प्लेट लगाने लगी जैसे उसका ही घर हो। यह देखकर निशांत जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बोला, क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, तुम कितनी बेशर्म हो, दूसरों के घर में क्या इस तरह खाते हैं? हमारे उसके हाथ से अपने हाथ से हटाती उसके हाथ को। वे आकर्षित को देखते बोली, तुम भी आकर मेरे साथ खाओ ना, और वैसे भी हम पड़ोसी हैं तो हम एक दूसरे के यहाँ खाना तो खा ही सकते हैं ना। देखो मैं बिल्कुल थोड़ा सा खाती हूँ और वहाँ पर तो कितना ढेर सारा खाना है। आकर्षित उस पर ध्यान नहीं देता। वे अपने चेयर पर आराम से बैठ गया तो हमारा जल्दी से उसकी प्लेट लगा देती है। आकर्षित उसकी तरफ नहीं देखता। वह चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को खाने लगा और हमारा एक हाथ में अपने गालों को पकड़कर लगातार उसे घूर रही थी। निशांत जल्दी से उसके हाथों से कटोरी ले लेता है और किचन से चीनी लाकर उसे देते बोला, ये लो अब जाओ यहाँ से। हमारा मुंह बनाकर बोली, अरे अभी तो मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं, रुको तो। मगर निशांत जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे विला के बाहर निकाल देता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। हमारा गुस्से से एक किक दरवाजे पे मारते हुए बोली, मेरे घर आओ, फिर तुम्हें बताऊंगी, मैं ऐसे धक्के मारकर बाहर निकालूंगी तुम्हें, लंगूर कहेंगे, बंदर की पूंछ। अगर तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरे मोहल्ले में ना घुमाया तो मेरा नाम भी अमायरा नहीं। इतना कहकर वह आगे पैर पटकते हुए जाने लगी। वही आकर्षित जानलेवा नजरों से निशांत को घूरते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, आइंदा से उसे टच मत करना। उसकी वार्निंग सुनकर निशांत थोड़ा सा डर जाता है, मगर आकर्षित आगे कुछ नहीं बोलता। वह उठकर अपने रूम में चला गया। उसने कुछ खाया भी नहीं था। अमायरा के जाने के बाद यह चीज निशांत को अजीब लग रही थी। वहीं अमायरा जब अपने विला की तरफ जा रही थी, अचानक उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया तो अमायरा एकदम चौंकी और ऊपर से नीचे तक उस इंसान को देखते हुए पूछती है, आप कौन? उसके सामने कोई और नहीं, मिसेस जिंदल खड़ी थी। उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन बहुत ही कठोर लग रहे थे। वह बहुत ही नरम दिल की इंसान थी, मगर आज वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उन्होंने अमायरा को घूरते हुए देखा, फिर बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बोलने के लहजा थोड़ा तीखा था। वह अमायरा को थोड़ा जानी पहचानी लगी, मगर पता नहीं क्यों घबराहट से उनका दिल धड़कने लगा। वह अपनी उंगलियों को मसलने लगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना, बेल आइकन दबाते जाना।